ये सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्वों पर बात करेंगे। राजनीति, समाज और संविधान में घनिष्ठ संबंध रहता है। संविधान राजनीति और समाज का आधार होता है। राजनीति समाज के संदर्भ में निर्मित होती है, फिर उसी को प्रभावित करती है। समाज का स्वरूप भी राजनीति को आधार प्रदान करता है। समाज में विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारित तत्वों को हम निम्नांकित शीर्षकों में देख सकते हैं। सबसे पहला है भारतीय संविधान। भारत का लिखित संविधान देश की जनता और समस्त विविधतापूर्ण संस्कृति वाले लोगों को जोड़ता है। संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करके जनता को शासन कार्यों में सक्रिय भागीदार बनाता है। संविधान यह स्पष्ट कर देता है कि संसदात्मक और संघात्मक शासन पद्धतियों का ही विकास इस देश में होगा। शासन के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार इस देश की जनता में निहित माना गया है। सरकार की शक्ति का स्रोत जनता ही रहेगी। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। प्रस्तावना हमारी राज्य व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। प्रस्तावना के द्वारा संविधान के निर्माताओं ने हमारी राज्य व्यवस्था के बुनियादी आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणाओं को वाणी प्रदान की है। राज्य व्यवस्था शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो राज्य व्यवस्था उस पर खड़ा महल। संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था को समझने की कुंजी है। मतलब प्रस्तावना से बच्चों भारत हमारी क्या आदर्श है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब स्पष्ट हो जाता है। संक्षिप्त में अगर हम प्रस्तावना देख लेते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था का सार हम समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश विरासत। भारतीय राज्य व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेजी शासन में महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकास संबंधी निर्णय सरकारी ढंग से किए जाते थे। यही परिपाटी भारतीय नेताओं ने अपनाई। ब्रिटिश काल में ICS अधिकारी शासन के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। स्वाधीनता के बाद की नूतन राज्य व्यवस्था में सारी परिवर्तनों और नई नीतियों का भार सरकारी सेवाओं पर डाल दिया गया। सारी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वस्तुतः नई व्यवस्था में नौकरशाही का अभूतपूर्व विस्तार ब्रिटिश विरासत ही कही जा सकती है। नेक्स्ट है एकीकरण की समस्या। हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने बुनियादी समस्या एकीकरण की थी, अर्थात नए राजनीतिक केंद्र बिंदु की स्थापना और विविधता को एक सूत्र में संग्रहण कर राष्ट्र का निर्माण ही उनकी चिंता का विषय था। नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि मेरे जीवन का मुख्य कार्य भारत का एकीकरण है। इसी कारण भारत की राजनीतिक एकता में राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता, अन्य हित समूह में अल्पसंख्यकों के प्रति समझौते और सामंजस्य की नीति अपनाई गई। राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या ने ही केंद्रीय राज्य व्यवस्था की नींव डाली। नेक्स्ट है समायोजन और सहमति के सिद्धांत। ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की रचनाओं में दो सिद्धांतों से काम लिया। एक तो सभी निर्णय सहमति से किए जाएंगे, बहुमत के जोर पर नहीं। दूसरा समझौते की भावना अर्थात अल्पमत या भिन्न मत वालों को अधिक से अधिक ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस के नेता ये जानते थे कि अभी बहुत दिनों तक कांग्रेस का एक छत्र शासन रहेगा, अतः देश की एकता और स्थिरता के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी गुटों को साथ लेकर समझौते की भावना से निर्णय किए जाने चाहिए। देश के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की घटना से देश के नेता समझ चुके थे कि बहुमत से जोर से फैसला लादना एक नए लोकतंत्र के लिए अच्छा न रहेगा। फिर नेक्स्ट है बच्चों आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण वर्तमान युग की मुख्य प्रवृत्ति है, राजनीतिकरण इसकी संचालन शक्ति। आधुनिकता से हमारा समाज प्रभावित हुआ है और समाज के आधुनिकीकरण से राज्य व्यवस्था के स्वरूप में निखार आया है। नई शिक्षा, शासकीय नौकरियां, वयस्क मताधिकार और व्यवस्था के विस्तार ने पुरातन जात पात पर आधारित समाज को बदला। ऊंची जातियों और अमीरों के अतिरिक्त नीची जातियों और गरीब लोग भी राजनीतिक दृष्टि से संगठित होने लगे। उनकी आकांक्षाएं बढ़ने लगी और राजनीतिक व्यवस्था में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए। चुनावों के फलस्वरूप सभी जातियों और उनके समूह राज्य व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बन गए। फिर नेक्स्ट है बच्चों धर्म। भारत में धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यंत प्रभावित किया है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के निर्माण के उपरांत भी देश में सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के अलावा इस्लाम के अनुयायी विद्यमान हैं। अतः नई राज्य व्यवस्था के स्वरूप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करना अपरिहार्य था। फिर नेक्स्ट बच्चों जाति। हमने ये देख चुके हैं
राजनीति का आधार होने के बजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है। रजनी कोठारी के अनुसार जाति के बंधन को स्वीकार करने और राजनीतिक सौदेबाजी एवं गठबंधन में उनका सहारा लेने के कारण उसको देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थान देना तथा उनसे राजनीतिक संगठन का आधार बनाना आसान हो गया। जातियाँ अपने संख्या बल के आधार पर संगठित होने लगी, इलेक्शंस को राजनीतिक दलों को प्रभावित करने लगी। वर्तमान में राजनीतिक अधिकार और पद सभी जातियों के लिए खुल गए, इसलिए राजनीति में जाति का विचार महत्वपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रीय विवाद राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय समस्याएं राजनीतिक आंदोलनों को जन्म देती है। राज्यों के बीच नदी पानी विवाद, सीमा विवाद आदि समस्याएं क्षेत्रीय संकीर्णता का परिणाम कही जा सकती है। क्षेत्रीय समस्याएं यदि गंभीर रूप धारण कर लेती है तो संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था दुर्बल होने लगती है। नेक्स्ट है भाषा। एक संपर्क भाषा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों और अंगों को जोड़ती है। संपर्क भाषा के अभाव में राज्य व्यवस्था में असंगठन की कमजोर भावनाएं उभरती है। एक भाषा एक राष्ट्र का बोध कराती है और यदि भाषागत विविधता में मान्य भाषा का अभाव होता है तो फिर यदा कदा आंदोलन भी भड़काए जा सकते हैं। तो बच्चों, इन सब पे हम बात कर चुके थे। धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, इनको हम पहले के पूर्व में अच्छे से समझ चुके थे। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था के निर्धारक तत्व हैं और इनसे बहुत अधिक हमारी राज्य व्यवस्था प्रभावित रहती है। अब हमारा कोर्स भी लगभग कंप्लीट होने वाला है बच्चों। आप पढ़ें, आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप हमसे पर्सनल नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोग तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।